गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। कैसे हो? मुरधर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन भाई लेसन पढ़ रहे थे और उसमें राष्ट्रीय दल के ऊपर अपनी चर्चाएं चल रही थी। राष्ट्रीय दल के अंदर अपन ने कांग्रेस के बारे में अध्ययन किया। ये हमने जाना कि राष्ट्रीय दल जो हैं वो कितने हैं, वो 7 हैं और सातों के नाम अपन ने जाने। अब उनकी डिटेल अपन जानकारी कर रहे हैं उनकी। कांग्रेस के बारे में अपन ने पढ़ा। अब आज अपन जो अध्ययन करेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में करेंगे। राष्ट्रीय दल में नंबर 2 पर था कौन सा? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। और बीजेपी देखिए, बीजेपी का इतिहास ये है कि ये पहले 1920 के अंदर गई। 1920 में जनसंघ, 1920 में जनसंघ के नाम से एक ये पार्टी बनी, दल बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिन्होंने ये जनसंघ बनाया 1920 में। उसकी बढ़िया कुछ हिंदूवादी, राष्ट्रवादी हिंदू विचारधाराएं थी, उनके बारे में बताया उन्होंने। फिर ये आगे जाकर के और इसके अंदर दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता की क्या प्रॉब्लम बनी, इसके अंदर समस्या बढ़ गई। अब दोहरी सदस्यता की जो समस्या बढ़ी, उस समस्या का समाधान करने के लिए, सुलझाने के लिए क्या हुआ कि भाई दिल्ली के अंदर, कहाँ पर? दिल्ली में। और कब की बात है ये? 5 अप्रैल 1980। 5 अप्रैल 1980 को दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन बुलाया गया। वैसे जनसंघ कब बना? 1920 में बना। प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले एक धनी व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में ये जनसंघ बना। और धीरे धीरे फिर ये पार्टी जैसे आगे बढ़ती गई तो दोहरी सदस्यता की क्या ही समस्या आई। तो इस कारण से 5 अप्रैल 1980 को एक सम्मेलन बुलाया गया, दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन बुलाया। और ये जो सम्मेलन है ना, ये लाल कृष्ण आडवाणी की देख रेख के अंदर, लाल कृष्ण आडवाणी जी की देख रेख में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 1920 में जो जनसंघ था, इसे पुनर्जीवित करने के लिए, दोबारा से इसको जीवित करने के लिए, और नया नाम फिर क्या दिया इसे? नया नाम इसे ये दिया गया भाई 1980 के अंदर नया नाम दिया गया क्या? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इसे नया नाम दिया। ये 5 अप्रैल 1980 को जो सम्मेलन बुलाया गया, इसमें लगभग 4000 लोगों ने, लगभग कितने लोगों ने? 4000 लोगों ने इसके अंदर सम्मेलन में हिस्सा लिया, भाग लिया। और सर्वसम्मति से जब इस डेट को इन्होंने सम्मेलन बुलाया, भाग लिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं, इनको पार्टी का क्या बनाया गया? सर्वसम्मति से अध्यक्ष, इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। सर्वसम्मति से 4000 लोग वहां सम्मेलन में हिस्सा लिया और सभी ने सहमति जाहिर की और अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष बनाने के बाद में फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी और
बख्त खां, एक बख्त खां हुए हैं, वह सिकंदर बख्त खां, सिकंदर बख्त। इन तीनों को इसके अंदर महासचिव बनाया गया है। क्या बनाया गया? पार्टी का महासचिव बनाया गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को और सिकंदर बख्त को महासचिव बनाया गया। और अध्यक्ष किसे बनाया गया? अटल बिहारी वाजपेयी जी को इसमें क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। अब 6 मई 1980 को पार्टी की नीति प्रतिबद्ध की गई। क्या हुआ कि जैसे अब ये पार्टी बन गई तो इस पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, एक नीति बनाई कि भाई हमें इस नीति के ऊपर कार्य करना है। तो जनसंघ किसमें परिवर्तित हुआ? भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1980 के अंदर। अब 1980 में ही 6 मई 1980 को, कब की बात है भाई? 6 मई 1980 की बात है। इसको पार्टी ने अपनी एक नीति बनाई, प्रतिबद्ध किया, कुछ निष्ठाएं गिनाई उसके अंदर कि भाई अपने को किस निष्ठाओं के ऊपर अपने को कार्य करना है। तो इन्होंने कहा कि भाई राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय किया जाए। नंबर 1 जो निष्ठाएं इन्होंने बनाई कि भाई इस निष्ठा पर अपने को कार्य करना है, तो उस नंबर 1 में निष्ठा क्या आएगी? राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय। सबसे पहली निष्ठा ये जो प्रतिबद्धता इन्होंने जाहिर की। नंबर 2 पे इन्होंने लोकतंत्र के बारे में बात की कि अपने को क्या करना है? लोकतंत्र कायम करना है। नंबर 3 में इन्होंने प्रभावकारी धर्मनिरपेक्षता, प्रभावकारी धर्मनिरपेक्षता की बात की इन्होंने कि धर्मनिरपेक्षता कैसी हो? प्रभावकारी हो। और गांधीवादी समाजवाद, गांधीवादी जो विचारधारा थी उस गांधीवादी विचारधारा के ऊपर समाजवाद की क्या करनी थी? स्थापना करनी थी। और वही सिद्धांतों पर आधारित साफ सुथरी राजनीति, सिद्धांतों पर आधारित साफ सुथरी राजनीति, ये घोषणाएं इन्होंने की 6 मई 1980 को। छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो नीति बनाई उसमें कौन कौन से पॉइंट रखे, बताइए। तो ये 6 मई 1980 को इन्होंने घोषणा की कि भाई अपने को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय स्थापित करना है राष्ट्र के अंदर, और लोकतंत्र क्या करना है? अपने को कायम करना है। एक प्रभावकारी धर्मनिरपेक्षता के बारे में अपने को विचार विमर्श करना है और पूरे देशवासियों को इसी के ऊपर लेकर के चलना है। गांधीवादी समाजवाद अपने को पनपाना है और सिद्धांतों पर आधारित साफ सुथरी राजनीति करनी है। अपने को कोई गीदड़ गथोल मथोल नहीं करना है। ये इन्होंने वो किया। अब क्या हुआ कि जब राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वय जो विस्थापित हुआ तो इन्होंने एक विशेष मतलब वैसे हिंदुत्व के ऊपर क्या किया, इन्होंने अपना फोकस डाला इन्होंने। और इसी कारण से फिर आरएसएस एक संगठन बना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये संगठन बना। और इसी की देन है जो आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी इसी संगठन में कार्य करते हुए और एक देश के प्रतिष्ठित पद के ऊपर जाकर के विराजमान हुए हैं। तो आरएसएस बना, विश्व हिंदू परिषद बनी, विश्व हिंदू परिषद, और अन्य
हिंदू धार्मिक संगठन बने और अन्य हिंदू धार्मिक संगठन ये स्थापित हुआ भाई। और इनका क्या किया, समर्थन किया इस पार्टी ने इसका क्या किया, समर्थन किया। आरएसएस बनी और आज भी है, प्रेजेंट वर्तमान में भी ये चल रही है। विश्व हिंदू परिषद बनी, ये भी आज वर्तमान में चल रही है। इसके अलावा अन्य हिंदू धार्मिक संगठन बने, जैसे बजरंग दल है, शिवसेना वगैरह है। ये अपन देख सकते हैं कि मुंबई में जिन्होंने बढ़िया अपना परचम फहरा रखा है। तो इन संगठनों का इन्होंने दामन थामा और मोस्टली मतलब हिंदूवाद के ऊपर ज़्यादा ये जोर देने लगे। अब अपन देखते हैं इस पार्टी की कि भाई 10वीं लोकसभा के जब चुनाव हुए 1980 के अंदर ये बनी। उसके बाद में 1985 में वैसे एक संशोधन हुआ था, पढ़ा अपन ने कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था, दल बदल विरोध कानून, तो वो उसी समय की बात है कि 10वीं लोकसभा के अंदर ये पार्टी अपने सिद्धांतों पर कार्य करते हुए और विपक्ष के अंदर आकर के बैठ गई। कांग्रेस की सरकार बनी मिली जुली, और लेकिन 10वीं लोकसभा के अंदर, कब 10वीं लोकसभा में ये पार्टी विपक्ष में बैठ गई। इतनी सीटें इन्होंने जीती कि ये लगभग किसमें आ गई, विपक्ष के अंदर आ गई है। अब उसी समय 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, बाबरी मस्जिद एक विवाद था, उस विवाद को यानी बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, ध्वस्त कर दी गई, विवाद बढ़ गया। ये लोग कहने लगे कि हमारे को वहाँ पर राम मंदिर बनाना है, और मुस्लिम समुदाय के लोग कहने लगे कि नहीं, ये मस्जिद है हमारी, यहाँ मस्जिद ही बनेगी। लेकिन ये धीरे धीरे इनकी जो ये विचारधारा थी, ये विचारधारा आज एट प्रेजेंट वर्तमान में अपन देखने को साक्षात इसके अपने को दर्शन हो रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों और राम मंदिर का क्या निर्माण कार्य शुरू हो गया है। ये इसी पार्टी की क्या है, देन है। उसके बाद में वही एनडीए बना, ये पार्टियों ने इन्होंने मिलाकर के एनडीए बना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, मतलब सरकार बनाई इन्होंने। और उसके बाद अपन ने देखा कि भाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न प्राप्त करता है, वैसे मृत्यु के पश्चात इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो अगस्त 2018 के अंदर वैसे 16 अगस्त को वो इस दुनिया से चले भी गए हैं। तो उन्हीं के नेतृत्व में 13 दिन की सरकार बनी एक बार, फिर 13 महीने की सरकार बनी, उसके पश्चात फिर कंप्लीट कार्यकाल पूरा किया 5 वर्षों के लिए। 5 वर्षों की सरकार बनी फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के अंदर। और किस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इन्होंने अन्य दलों के साथ अपना गठबंधन बना करके और फिर गवर्नमेंट बनाई। तो एक बार तो भाई क्या हुआ कि 13 दिन की सरकार बनी मात्र, फिर गिर गई, और फिर 13 महीने की सरकार बनी, और फिर 5 साल तक इन्होंने शासन किया। वैसे अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। बाकी पार्टी उर्टी से अपने को कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई अपन किसी पार्टी की बढ़ाई करें या ऐसा कुछ भी नहीं है। अपन तो व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। एक जो इंडिविजुअल मतलब व्यक्तित्व जो होता है व्यक्ति का, अच्छा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब 16वीं और 17वीं अपन लोकसभा की बात करें, देखिए ये पार्टी धीरे धीरे फिर बीच में कुछ ऐसे भी मोड़ आए कि भाई कुछ सीटें इन्होंने खोई बाद में,
लेकिन 16वीं और 17वीं लोकसभा की अपन बात करें तो 16वीं लोकसभा में ये अपने को पता है कि 282 सीटें इन्होंने प्राप्त की, और जो कुल मत पड़े थे भाई, उन मतों का 31.5% इस पार्टी ने क्या किया, प्राप्त किया। उसी प्रकार से 17वीं जो लोकसभा जो वर्तमान में चल रही है, 17वीं लोकसभा, इसमें 303 सीटें इस पार्टी ने प्राप्त की, और जिसमें 37.36% मत प्राप्त किए, जो मत थे कुल उसमें से। तो ये कुछ इसकी जानकारी थी। अब जैसे ही 17वीं लोकसभा चुनाव हुए, जैसे कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसी प्रकार से भाई लाडलो देखो 17वीं लोकसभा में भी इस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, वो अपन जानेंगे। 17वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र, भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा पत्र कि इस पार्टी ने जिस प्रकार से कांग्रेस ने, उसी प्रकार से 17वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व इस पार्टी ने क्या क्या वादे किए, क्या घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया। भाई देखिए, इस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने 9 अप्रैल 2019 को अपना घोषणा पत्र क्या किया, जारी किया। 17वीं लोकसभा के जो चुनाव मई में हुए, उससे पूर्व इन्होंने 9 अप्रैल 2019 को अपना घोषणा पत्र क्या किया, जारी किया। इस घोषणा पत्र को उन्होंने जो नाम दिया वो क्या दिया, संकल्प पत्र। क्या नाम दिया, संकल्प पत्र नाम दिया। क्या नाम दिया गया भाई, संकल्प पत्र। और पहला जो चैप्टर था, उस पहले चैप्टर का जो शीर्षक इन्होंने बनाया वो ये बनाया कि राष्ट्र सर्वप्रथम, कि सबसे पहले क्या, राष्ट्र की बात करेंगे अपन, राष्ट्र सर्वप्रथम, और बाकी का सब कुछ बाद में। तो पहला जो चैप्टर था, उस चैप्टर के अंदर इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें राष्ट्र को इन्होंने सर्वप्रथम रखा, कि राष्ट्र जो है वो सर्वप्रथम। अब जो घोषणाएं जारी की उसमें देखिए, इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में घोषणा जारी की कि सबसे पहले अपने राष्ट्र की क्या का सुरक्षा, सिक्योरिटी जरूरी है, जिसके अंदर अपन अब एट प्रेजेंट सरकार के समक्ष देख सकते हैं कि जैसे राजनाथ जी रक्षा मंत्री हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जैसे अभी कुछ दिन पहले दीपावली की बधाई देने के लिए वहाँ बॉर्डर पर गए और सैनिक भाइयों से वहाँ मिले और दीपावली की बधाई वहाँ दी गई उनको। तो उसी प्रकार से कि इनको बढ़िया अनाउंस दिया जाए, अच्छी इनको सुविधाएं दी जाएं और नव आधुनिक हथियारों से इन्हें सुसज्जित किया जाए, नई तकनीक जो है युद्ध के अंदर कौशल किया जाए इनको अच्छी प्रकार से, और ये हमारे सीमाओं की क्या कर सके, रक्षा कर सके। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई गरीबी मिटाएंगे हम धीरे धीरे, गरीबी मिटाने का भी इन्होंने प्रोमिस किया है, वादा किया है। उसके बाद में किसानों के बारे में कुछ विचार विमर्श रखा इन्होंने कि भाई किसानों की भी हमें सुध लेनी है, और किसान जो है वो किसान ही देश की एक आर्थिक जो रीढ़ होती है, उसकी एक हड्डी होती है किसानी। और युवाओं से संबंधित भी घोषणाएं इन्होंने की कि युवाओं को रोजगार वगैरह, और कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को लिया जाए। जैसे फिर इन्होंने मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम वगैरह भी चलाए हैं, और स्किल डेवलपमेंट वगैरह के भी इन्होंने कार्यक्रम वगैरह चलाए हैं। किसानों को ये घोषणा की कि भाई इनको सालाना प्रति वर्ष यानी 6,000 रुपये दिया जाए इनको, और वर्तमान में शायद ये 6,000 रुपये मिल भी रहा है।
लगभग शायद सभी के खातों के अंदर ये आ रहा है, यानी कि 2-2 हज़ार के हिसाब से 3 किस्तें आ रही हैं। और भाई छोटे जो दुकानदार हैं और जिन किसानों की आयु 60 वर्ष हो गई है, उन लोगों को पेंशन देने की योजना भी इन्होंने बनाई कि इनको पेंशन दी जाएगी भविष्य के अंदर, और शायद कईयों को मिल भी रही है। और 50 लाख रुपए तक का कर्ज इनको दिया जाए, और 50 लाख रुपए में अपना कोई भी उद्योग धंधा लगा करके और अपना गुजर बसर कर सकता है, और अन्य लोगों को भी उसमें रोजगार मिल सकता है। और इन्होंने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कहा कि भाई जो अनुच्छेद 370 है या धारा जो 35 ये है, इसे क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। और वो साक्षात अपने को देखने को भी मिला कि पिछले ही दिनों, पिछले ईयर के अंदर 2019 में 5 अक्टूबर 2019 को उसका क्या कर दिया, फैसला कर दिया। आतंकवाद के ऊपर भी इन्होंने मतलब वो किया कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया जाएगा, और 1 लाख तक का जो किसानों को लोन मिलेगा वो ब्याज मुफ्त दिया जाए, ताकि किसान के ऊपर इतना वजन न पड़े और वो अपना ठीक प्रकार से डेवलपमेंट विकास कर सके। और हर परिवार को पक्का घर दिया जाएगा, ये इन्होंने घोषणा पत्र में वो किया कि हर परिवार जो है, परिवार को पक्का घर दिया जाएगा। और उज्ज्वल योजना के तहत सभी को गैस कनेक्शन दिया जाएगा। और ये हमें साक्षात देखने में भी मिला है कि लगभग हर घर के अंदर, बीपीएल ही नहीं, हर किसी घर के अंदर उज्ज्वला योजना के तहत सभी को गैस कनेक्शन दे दिए गए हैं, निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं महिलाओं के नाम से। कुछ पहले सब्सिडी वगैरह जो दी गई, वो सब्सिडियों के आधार पर उन्होंने अपनी जो भी पूर्ति की वो कर ली, लेकिन अब तो खैर सब्सिडी क्या कर दी गई, ये खत्म कर दी। लेकिन उज्ज्वल योजना के तहत सभी को गैस कनेक्शन मिल गया है। कई माताएं बहनें ऐसी थी जिनके पास में इतना पैसा नहीं था, जैसे 5-7 हज़ार रुपये कनेक्शन लेने के लिए, तो उनको इसका बड़ा फायदा मिला। और सभी के घर में शौचालय हो, शौचालय बनवाने का भी इन्होंने टारगेट दिया। एक स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया था इन्होंने गांधी जयंती के ऊपर 2014 के अंदर, तो उसके अंदर भी लगभग उसके बाद में फिर सभी घर में शायद शौचालय उपलब्ध हो गए हैं। इन्होंने 12,000 रुपये की राशि वगैरह प्रदान करके, और आजकल उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया और क्या रख दिया है, इज्जत घर बना दिया गया है। और वास्तव में देखा जाए तो ये एक प्रकार से इज्जत घर ही है, क्योंकि पहले जैसे मान लो खुले के अंदर जैसे टॉयलेट वगैरह के लिए जाते थे, तो अपनी माताएं बहनें जैसे अब कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी प्रकार का जैसे कोई आवरण हो आगे भाई उसकी ओट में बैठ गए, ऐसा ओपन होने के कारण उनका क्या है, एक प्रकार से थोड़ा अपन समझदार है, तो ये हो गया। फिर 22 सेक्टर में रोजगार की संभावनाएं जाहिर की उन्होंने कि 22 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगभग इतने देशों में मतलब विदेश यात्राओं पर गए ये, और वहाँ जाकर के हर देश से एक ही वादा किया कि भाई मेरे पास इतने करोड़ भारतीय हैं, और वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर गए, जैसे आओ आप हमारे यहाँ कोई भी उद्योग वगैरह लगाओ, लेकिन उनके ऊपर सब पर क्या मेड इन इंडिया वगैरह ये लिखा गया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो चलाया गया उसके अंतर्गत। और फिर मार्केट के अंदर क्या कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन बढ़ने के कारण लोगों को जो वस्तुएं थी वो सस्ती दरों के ऊपर भी उपलब्ध हो गई। पहले जैसे मान लीजिए आईटी के क्षेत्र में कितना वो हो गया है अब कि फोन किसी वीआईपी आदमी के पास हुआ करता था, बट लेकिन आज अपन देखें तो एक जो खेतों के अंदर लेडीज जो घास खोदने के लिए जाती है उसके पास भी क्या है, मोबाइल है। तो ये क्या है, ये बाजार के अंदर मतलब कंपटीशन आया, और कंपटीशन में वस्तुएं क्या होगी, ये सस्ती होगी। और इन्होंने ये कहा कि भाई हमारे देश की आज़ादी को 2022 में 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, और 75 वर्ष पूरे होंगे तो हम 75 वादे पूरे करेंगे 2022 तक। 2022 तक 75 वादे पूरे करने का इन्होंने संकल्प लिया, और 2024 तक अब क्या 20 चल रही है, 22 तक तो 75 वादे ये कंप्लीट करेंगे, और 2024 तक 200 नए केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
देश के अंदर, भारत देश के अंदर 2024 तक इन्होंने ये कहा कि भाई 200 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे और नवोदय विद्यालय, जहां हमारे देश के स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ेंगे और एक देश का भविष्य पलेगा, एक अच्छा बढ़िया युग आएगा और बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और इन्होंने कहा कि भाई 1400 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाएगा, 1400:1, यानी 1400 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर क्या होगा, उपलब्ध होगा। और 2030 तक तीसरी दुनिया हम बन करके आएंगे। 2030 तक, जैसे आज अमेरिका, रूस वगैरह इनका नाम आता है, चाइना वगैरह का, तो उसी प्रकार से हम भी एक तीसरी विश्व शक्ति बन करके उभरेंगे 2030 तक। और 2047 तक, यानी 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और 2047 तक यानी 100 जैसे अपना 1 शतक जैसे आज़ादी का पूरा होगा, तो उसके अंदर अपन एक विकसित देश बनकर के सामने उभरेंगे। और 33% महिलाओं की भागीदारी जो है वो सांसद क्षेत्र के अंदर, लोकसभा के अंदर भी और विधानसभाओं के अंदर भी, यानी विधायक, सांसद और विधायक 33% महिलाओं की क्या होनी चाहिए, भागीदारी, मतलब ऐसा। और जैसे इन्होंने गंगा सफाई के लिए भी एक अभियान चलाया नमामि गंगे नाम से, और राम मंदिर का निर्माण तो किया ही जा रहा है। तो कुछ जो इन्होंने घोषणाएं की वो वर्तमान में अपन देखने को मिल रही है कि वास्तव में इस गवर्नमेंट ने जो प्रोमिस किया वो लगभग शायद उसे कंप्लीट करने की क्या कोशिश की है। वैसे अब वर्तमान में तो क्या, जैसे कोरोना ऐसा चल गया कि कोरोना ने सबकी कमर तोड़ डाली है। तो भाई ये कुछ राष्ट्रीय पार्टी, जो राष्ट्रीय दल थे, तो भारतीय जनता पार्टी की, उसकी स्थापना वगैरह के बारे में अपन ने जानकारी हासिल की। और फिर 17वीं लोकसभा के अंदर चुनाव से पूर्व इसने क्या घोषणा पत्र जारी किया उसके बारे में भी अपन ने जाना है। और शायद ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और बाकी का नेक्स्ट